उस जंगली बिल्ली से शादी क्यों करूं दादाजी? मेरा और उसका क्या जोड़ है? मैं उससे सिर्फ इसलिए शादी कर लूं कि जायदाद बाहर ना जाए, जबकि उसके पहनने ओढ़ने का अंदाज आपने देखा है। वह गांव में रहने वाला राजीव प्रताप था। उसके रौब और दबदबे के चर्चे पूरे गांव तक फैले हुए थे। जहां से गुजरता एक पल को हर नजर थम सा जाता। लोग मुड़ मुड़ कर उस गजब के रूप रंग वाले नौजवान को देखते। उसूल पसंद प्रताप परिवार का इकलौता वारिस आज दादाजी की इच्छा के सामने डटकर खड़ा था। उसके गांव में दो रुतबेदार परिवार थे जो आस पास ही रहते थे। उसके दादाजी की हवेली बड़ी थी और अनाया के पापा की हवेली उनसे थोड़ी छोटी थी, लेकिन वह हमेशा से विदेश जाना चाहते थे। राजवीर के पापा और उनकी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन वह अपने परिवार के साथ विदेश में शिफ्ट हो गए। यहाँ उनकी हवेली में कोई भी नहीं रह गया था। उन्होंने अपना बिजनेस भी वहीं शुरू कर लिया था और यह हवेली राजवीर के पापा को देख रेख के लिए दे दी थी, जिसे उन्होंने अपनी ही हवेली में जोड़ लिया था। और इस बात से उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं थी। बस वह यह चाहते थे कि आगे चलकर यह हवेली बेचकर पैसा उनकी बेटी के नाम कर दिया जाए। अनाया उसके अंकल की बेटी थी जो लंदन से आई थी। पूरी जिंदगी वहीं पली बड़ी और अब अपनी माँ के साथ पहली बार भारत आई थी। उसके पिता का 1 साल पहले देहांत हो चुका था और वहीं अंतिम संस्कार हुआ था। तब भी यहाँ से सिर्फ राजवीर ही गया था, लेकिन जल्द ही लौट आया था। 1 महीने पहले सरिता जी वापस भारत लौट आई थीं, हमेशा हमेशा के लिए। और अचानक वह क्यों आई थीं, फिलहाल कोई नहीं जानता था। ना जानने की जरूरत समझी गई। मगर कुछ दिनों से सरिता जी राजवीर के पिता संजय साहब और दादाजी बहादुर प्रताप के बीच बंद कमरे में लगातार बैठकें चल रही थीं, जिनसे घर के बाकी लोग अनजान थे। अनाया से तो राजवीर की 2-3 बार तीखी नोक-झोंक भी हो चुकी थी। बाहर के माहौल में पड़ी बड़ी अनाया भारत के रहन सहन को कैसे तुरंत अपनाती। भारत आने के बाद भी उसकी माँ उसे सीधे गांव ले आई थी। गांव की हवा पानी तो अनाया को अच्छी लगी, लेकिन यहाँ का उठना बैठना, खाना पीना, पहनावा कुछ भी उसे रास नहीं आया। वह जीन्स पहनने की आदी थी। अब यहाँ उसकी माँ जबरदस्ती सूट और दुपट्टा पहनवा रही थी, जिससे वह अंदर ही अंदर चिढ़ती रहती और राजीव उसे छेड़ देता। और अब तो हद ही हो गई थी। दादाजी की बात सुनकर वह आपे से बाहर हो गया। वह समझ चुका था कि इन दिनों की सारी बैठकों का निचोड़ यही है कि राजवीर, तुम उस विदेशी लड़की से शादी कर लो। बेटा, समझने की कोशिश करो। आधी जायदाद की वह मालिक है। उसके पिता का हिस्सा है इस हवेली, जमीनों और पुश्तैनी संपत्ति में। अगर अनाया की शादी कहीं बाहर हुई तो समझो सब कुछ आधा रह जाएगा और जो लोग आज हमारे आगे पीछे घूमते हैं सब खत्म हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारी प्रधानी भी खतरे में पड़ जाए। हम फिर इतने ताकतवर नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी अपनी जायदाद पर कोई बाहरी हक जमा लेगा और हमारी बराबरी पर आ जाएगा। बहादुर प्रताप ने हालात की गंभीरता समझाई तो वह सोच में पड़ गया। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, देखो, गांव में उसके बराबर का कोई रिश्ता है भी नहीं। 1 हफ्ते बाद वह 18 की हो जाएगी और तुम्हारी आंटी चाहती हैं कि 18 की होते ही उसे अपने घर की बहू बना लिया जाए। इतनी कम उम्र में शादी? यह बात राजवीर को हजम नहीं हुई। बेटा, 18 की होते ही अनाया को उसके पिता की पूरी संपत्ति कानूनी रूप में मिल जाएगी और शादी के बाद वह उसके पति के नाम हो जाएगी। और हम सबकी राय यही है कि वह पति तुम हो। दादाजी की बात पर वह कुछ पल खामोश रहा। क्या आंटी की भी यही इच्छा है? उसने तसल्ली करनी चाहिए। दादाजी ने सिर हिला दिया। ठीक है, अगर सबकी यही मर्जी है तो मैं भी राजी हूँ, लेकिन एक बात आप सब समझ लें, मुझे विदेशी तौर तरीके पसंद नहीं। अनाया के रहन सहन मुझे हमारे गांव के मुताबिक चाहिए, वरना मुझे खुद से सिखाना पड़ेगा, और बहुत सख्ती से। वह अपने दिल की बात साफ साफ कह चुका था। बहादुर प्रताप ने गहरी सांस ली। बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। पहले तो प्रधान के सिर पर सेहरा सजाना जरूरी था, जो बड़ी मुश्किल से हाथ आया था। मम्मा, आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती।
मैं उस मूछे वाले आदमी से शादी हरगिज नहीं करूंगी। उसकी आंखें बहुत डरावनी हैं। अनाया घबराकर माँ से गिड़गिड़ा रही थी। अनाया, तुम पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? और वह कोई उम्र दराज नहीं है, सिर्फ 23 साल का है। अगले हफ्ते तुम भी 18 की हो जाओगी। उसके साथ खड़ी होकर बराबर की लगोगी। लड़कियां वैसे भी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। सरिता जी धीमे स्वर में समझा रही थी। मम्मा प्लीज, मुझे उस मूंछों वाले से शादी नहीं करनी। आप जानती हैं मुझे यहाँ का माहौल सूट नहीं करता, और वह आदमी बहुत ऐठू है, हर बात पर रोक टोक। पिछले दिनों भी उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया। क्या किया था मैंने? बस गार्डन में खड़ी थी। पूरी बात बताओ। माँ ने कहा। गार्डन में बिना दुपट्टे के खड़ी होकर पेड़ से अमरूद तोड़ रही थी। कोई गैर आदमी देख लेता तो क्या अच्छा लगता? अनाया ने झुलझुलाकर सिर झटका। मम्मा, लंदन में तो कोई यह सब नहीं सोचता। वहाँ ऐसी नौबत ही नहीं आई। बेटा, जैसा देश वैसा भेष। यह भारत है, यहाँ औरत को बहुत पाबंदी में रखा जाता है। सरिता जी ने प्यार से समझाया, मगर वह मानने वाली कहाँ थी। आखिर तक इनकार करती रही, लेकिन पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजने लगी। उसके जन्मदिन पर ही उसका विवाह करने का इरादा बांधे बैठी थी सरिता जी, और दूसरी तरफ अपना पासपोर्ट छुपाकर जरूरी सामान जमा करती अनाया, जो चुपके से गांव छोड़कर वापस लंदन भागने की तैयारी में थी। अब देखना यह था कि जीत किसकी होती है। उस वक्त हवेली के सारे मर्द गेस्ट रूम में थे। जरूरी बैठक चल रही थी। चाय का दौर दिन से रात तक चलता रहा। अनाया, अरे तुम यहाँ हो, उधर जाओ, राजवीर ने बुलाया है। तुम्हारे लिए कुछ खास तोहफा लाया है। अपनी धुन में मगन कमरे की ओर जाती अनाया को मेघा ने आवाज दी। सॉरी मेघा, क्या कहा? मैंने सुना नहीं। उसने कान से ईयरफोन हटाते हुए पूछा। मेघा ने खींच कर कहा, मैं कह रही थी राजवीर ने तुम्हें बुलाया है। लाल जोड़े में सजी अनाया को देखकर 23 साल की मेघा अंदर ही अंदर जल उठी। वह इतनी खूबसूरत थी कि जैसे छू लो तो मैली हो जाए। आए हुए अभी 1-2 महीने ही हुए थे और उस गोरी खूबसूरती के चर्चे हर जुबान पर आम हो चुके थे। दबदबे वाले परिवार से उसके लिए रिश्ते आने भी शुरू हो गए थे। लेकिन गजब यह हुआ कि उस गोरी लड़की का रिश्ता अपने ही गांव की एक भरोसेमंद मर्द के साथ तय हो गया। वही शख्स जिस पर मेघा की नजरें टिकी थी। अनाया बेपरवाही से गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। रूम की दहलीज पर पहुंचते ही एक पल को उसके कदम ठिठक गए। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो बड़े बड़े, छोटे बड़े, अधेड़ और बूढ़े, हर तरह के आदमी बैठे थे। यानी चारों ओर बस मर्द ही मर्द थे। वह अपने वाले आदमी को ढूंढने लगी। तभी दूर सामने बैठा वह शख्स दिखाई दे गया, जिसकी सख्त और तीखी आंखें उसी पर टिकी थी। सिर्फ उसी की नहीं, वहां मौजूद लगभग हर मर्द की नजर एक पल के लिए उस पर पड़ी थी। फिर सबने नजरें झुका ली थी। आखिरकार वह प्रधान राजवीर प्रताप की होने वाली पत्नी थी। खुलकर देखने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। उसी पल राजवीर गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ, लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ आया और अपने कंधों पर डाली शॉल एक झटके में उतार कर उस पर डाल दी। दादाजी बहादुर प्रताप और संजय साहब ने भी यह मंजर हैरानी से देखा। 2 मासूम हरी आंखें 2 सख्त खून उतरती आंखों से टकराईं। अगले ही पल राजवीर ने उसकी कलाई जोर से पकड़ी और लगभग घसीटते हुए उसे अंदर के आंगन की तरफ ले गया। औरतों के बीच पहुंचते ही उसे झटके से छोड़ दिया। वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बची। पास खड़ी पूनम जी, जो राजवीर की माँ थी, ने तुरंत उस नाजुक सी लड़की को संभाल लिया। माँ, यह यहाँ कैसे आ गई? किसकी इजाजत से गेस्ट रूम में घुस गई? राजवीर की आवाज गुस्से से कांप रही थी। अनाया को उस वक्त ऐसा लगा जैसे उसे आग में झोंक दिया गया हो। सरिता जी ने घबराकर अनाया को देखा। उसके ऊपर राजवीर की शॉल थी। बेटा, यह वहाँ कैसे चली गई? सरिता जी ने उसे घूरा। मुझे नहीं पता, आप खुद पूछ लीजिए और इसकी हालत देखिए। इसे कोई ढंग नहीं है। सिर खुला, मुंह उठाकर जहां दिल किया चल पड़ी। इसे इज्जत की परवाह नहीं, लेकिन मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाइए। अब वह धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोल रहा था।
माफ करना बेटा, मैं इसे समझाऊंगी। गेस्ट रूम में इतने लोग बैठे थे और तुम सीधे वहां पहुंच गईं। सरिता जी ने शर्मिंदगी से कहा। राजवीर ने गुस्से भरी नजरें अनाया पर डाली। सब औरतें अफसोस से सिर हिलाने लगी। जाओ बेटा, छोड़ो इसे, इसे इन बातों की समझ नहीं है। दादाजी की बात पर राजवीर ने मुट्ठियां भींच ली। समझ नहीं है तो समझाइए। आज वह बेहद गुस्से में था। उसका दुश्मन मोहित राठौर भी वहां मौजूद था और उसने जिस नज़र से अनाया को देखा था वह नजरें राजवीर को अंदर तक चुभ गई थीं। यह आखिरी बार है कि मैंने छोड़ दिया, अगली बार ऐसा किया तो अंजाम बुरा होगा। गुस्से से घूरता हुआ वह वहां से बाहर निकल गया। अनाया खामोशी से यह सब देखती रह गई। उसकी हरी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। उसकी माँ उसकी शादी ऐसे आदमी से कर रही थी जिसे बस गुस्सा करना, घूरना, डांटना और रौब दिखाना आता था। उसी पल उसने दिल में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह मर जाएगी, लेकिन उस आदमी से शादी नहीं करेगी जिसने सबके सामने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी थी। सरिता जी ने गुस्से में उसकी कलाई पकड़ी और उसे कमरे की तरफ ले जाती हुई बोली, आखिर चाहती क्या हो तुम? इस उम्र में मुझे रुलाना चाहती हो? सब मेरी परवरिश पर उंगली उठा रहे हैं। क्या यही सिखाया था मैंने तुम्हें? मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, सारी गलती मेरी ही है जो इज्जत और जान बचाकर पराए मुल्क से अपने देश अपनों के बीच चली आई। गुस्से में सरिता जी के मुंह से निकले शब्दों पर अनाया ने हैरानी से उन्हें देखा। आप क्या कह रही हैं? किसकी बात कर रही हैं? ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो अनाया, और अब कोई बेवकूफ़ी मत करना। यहाँ के मर्दों की गैरत को मत भड़काना। और ये दुपट्टा हर बार कंधों पर झूलता नजर नहीं आना चाहिए, सिर पर लेना सीखो। यह कहते हुए उन्होंने दुपट्टा उसके सिर पर रख दिया। उसके सुनहरे बालों को ढकते हुए अपनी बेटी को वह खुद भी नजर भर नहीं देख पाती थी, कहीं नजर न लग जाए। उसकी गैर मामूली खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। माँ के जाते ही अनाया ने राजवीर की शॉल उतारकर दूर बिस्तर पर फेंक दी और फिर अपना दुपट्टा भी उतार दिया। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। उसे लगने लगा था कि अब उससे कोई प्यार नहीं करता। वह ना जाने किन लोगों के बीच आ फंसी है। उसे यहाँ नहीं रहना था। उसकी माँ भी अब उन्हीं लोगों जैसी हो गई थी। पापा अब वापस आ जाते। आई मिस यू डैड। वह बिस्तर पर एक तरफ गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसी सुबह से हवेली में रौनक और चहल पहल थी। आज सरिता जी ने शादी के फंक्शन शुरू करवाए थे। उसके लिए सबसे खूबसूरत कपड़े चुने गए थे। आज उसकी 18वीं सालगिरह थी और उसी दिन शादी भी। पूरी हवेली में जश्न और खुशियों का माहौल था और ऐसे में अनाया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शाम को फंक्शन था। उसे तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन आ चुकी थी। उस मासूम सी लड़की पर पहली बार पारंपरिक कपड़े, गहने और हल्का सा मेकअप ऐसा जचा कि वह पहचानी ही नहीं जा रही थी। दूसरी तरफ पूरी शान से दूल्हा बने राजवीर प्रताप पूरी महफिल पर छाए हुए थे। हर नजर आज उन्हीं पर टिक रही थी और वह इतना दिलकश लग रहा था कि नजर लग जाने का डर हो रहा था। दादाजी बहादुर प्रताप ने तुरंत नजर उतारने को कहा और अपने पोते पर से बुरी नजर उतारी, मगर शायद नजर लग ही चुकी थी। सरिता जी हंसते मुस्कुराते अनाया के कमरे में आई तो खाली कमरा देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने अनाया को आवाज दी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी उनकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ी। उसे पढ़ते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बहन जी, क्या हुआ? पूनम जी ने घबराकर पूछा। सरिता जी की आंखों से बहते हुए आंसू सब कुछ कह रहे थे। वो चली गई भाभी। यह कहते हुए उन्होंने सीने पर हाथ रख लिया। सीने में तेज दर्द उठा और वह बिस्तर पर ढह सी गईं। हालात बिगड़ते देख पूनम जी ने समझदारी दिखाई। पहले दरवाजा बंद किया, फिर सरिता जी को संभाला और भरोसेमंद नौकरानी से फोन मंगवाया। फोन पर बेटे से बात करते ही उसे चुपचाप अनाया के कमरे में आने को कहा। माँ की घबराई हुई आवाज सुनकर राजवीर तुरंत कमरे में आया। जैसे ही उसे अनाया के भाग जाने की खबर मिली, वह कुछ पल के लिए सन्न रह गया। सरिता जी की तबीयत भी बिगड़ चुकी थी। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। नौकरानी उन्हें संभाल रही थी। पूनम जी ने बेटे से कहा, राजवीर बेटा, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, सिर्फ तुम ही उसे वापस ला सकते और हम सबकी इज्जत बचा सकते हो। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, आज
वो मेरे हाथ से बच नहीं पाएगी। नहीं बेटा, सख्ती मत करना, पहले आंटी को संभालो, डॉक्टर को बुलाओ, अनाया को मैं ले आऊंगा। इतना कहकर वह तेजी से उन्हीं कदमों से बाहर निकल गया। वह दादाजी बहादुर प्रताप और पिता संजय साहब को राजदारी से सारी बात बताकर अपने सबसे भरोसेमंद, जान पर खेलने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को साथ लेकर हवेली से बाहर निकला। सबको साफ आदेश दे दिए गए थे कि कहीं भी दुल्हन बनी लड़की नजर आए तो तुरंत राजवीर प्रताप को खबर करनी है, कोई भी उसे छुएगा नहीं। दूसरी तरफ अनाया अपने चारों ओर वही राजवीर की शॉल लपेटे भागी जा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें पासपोर्ट और जरूरी सामान रखा था। वह जानती थी कि इतनी आसानी से वह लंदन नहीं पहुंच पाएगी। उसे भारतीय दूतावास से संपर्क करना था और आज शहर की तरफ जाकर किसी होटल में रुकने का इरादा था। लेकिन उस मासूम को यह अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी किस मोड़ पर आने वाली है। अचानक एक बड़ी सी सफेद गाड़ी उसके पास आकर रुकी। मोहित राठौर ने उस लड़की को सिर से पांव तक देखा जो राजवीर की शॉल में लिपटी हुई थी। उस नाजुक वजूद को देखकर मोहित राठौर को राजवीर की किस्मत से जलन होने लगी। जो लड़की हाथ लगाओ तो मैली हो जाए, कांच की गुड़िया जैसी। कोई मदद चाहिए? उसने बहुत अदब से पूछा। अनाया एक बार को सोच में पड़ गई। घबराकर चारों तरफ देखा। मदद तो उसे सच में चाहिए थी, लेकिन क्या सामने वाले से मदद लेना सही था? उसने अपना चेहरा हल्के से छुपा लिया और पहली बार उसे किसी गैर मर्द की नजरें बुरी तरह चुभती महसूस हुई। नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, रास्ता छोड़ो, वह थोड़े कड़वे लहजे में बोली, जिस पर मोहित राठौर ठहाका मारकर हंस पड़ा। हाय, क्या अदाएं हैं! उफ, कहीं हम मर ही ना जाएं। वह गर्दन पीछे गिराकर हंसने लगा। अनाया वहां से आगे बढ़ने लगी, लेकिन मोहित राठौर की गाड़ी ने फिर उसका रास्ता रोक लिया। उसने अनाया को घूर कर देखा। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? जाने मन, राजवीर से बड़े हिसाब बाकी हैं, चलो तुमसे पूरे करता हूँ। इतना कहते ही वह गाड़ी से बाहर निकलकर बोनट पर चढ़ बैठा, जिससे अनाया की चीख निकल गई। वह डर के मारे पीछे हटी। अरे, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम पहले ही चीखने लगी, वह बेवाकी से बोला। अनाया लगातार पीछे हट रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे चारों तरफ भेड़िए हैं जो औरतों को बर्बाद करने को तैयार रहते हैं। फर्क नहीं पड़ता देश कोई भी हो। बिना कुछ सोचे समझे अनाया उल्टे पांव भाग पड़ी। मोहित राठौर ने अपने 2 आदमियों को इशारा किया और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। भागते भागते अचानक उसका पांव अटका और वह आगे की तरफ मुंह के बल गिरने ही वाली थी कि किसी मजबूत बाजुओं ने उसे थाम लिया। डर से कांपती अनाया ने धीरे से सिर उठाया तो सामने राजवीर प्रताप खड़ा था। उसे देखते ही अनाया की रूह कांप गई। उसे समझ नहीं आया कि आज की रात ज्यादा गहरी थी या राजवीर की आंखें। मोहित राठौर के आदमी राजवीर को देखते ही उल्टे पांव भाग खड़े हुए। राजवीर ने अनाया के कंधों पे पकड़ और सख्त कर ली और कलाई पकड़कर उसे सख्ती से अपने साथ घसीटने लगा। उस वक्त वह किसी बात को सुनने या समझने की हालत में नहीं था। उस वक्त उसने अपनी इज्जत चुनी थी, किसी की नज़र में नहीं आना था और अनाया को फौरन हवेली वापस ले जाना था। वह उसे लगभग घसीटते हुए साथ ले गया। अनाया ने एक शब्द भी विरोध में नहीं कहा। वह अभी तक सन्न थी कि वह पकड़ी जा चुकी है। अब उसे डर सता रहा था कि यह आदमी उसे जान से मार देगा। वह बुरी तरह कांप रही थी। गाड़ी में बैठते वक्त दरवाजे से टकरा गई। राजवीर ने गाड़ी इतनी तेजी से मोड़ी कि वह नाजुक सी लड़की उछलकर उसकी तरफ जा गिरी। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। राजवीर ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी और अपने पास बैठी उस नाजुक सी लड़की को सख्ती से पकड़कर वापस सीट पर पटक दिया। वह दर्द से करा उठी। क्या कोई इतना बेरहम भी हो सकता है? यही सोचकर वह सिहर गई। गाड़ी हवेली के पीछे वाले रास्ते से अंदर दाखिल हुई और झटके से रुक गई। उतरने से पहले राजवीर ने उसका छोटा सा बैग छीनकर पिछली सीट पर फेंक दिया। अनाया घबरा गई। हाउ डेयर यू, मेरा बैग वापस दो, वह चिल्लाई तो राजवीर ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि बाकी शब्द उसके मुंह में ही रह गए। जुबान संभाल कर बोलो, वरना। उसके गुस्से भरे अंदाज से अनाया सहम कर सीट से पीछे चिपक गई।
उसका यूं डटना राजवीर को और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। शर्मिंदा होने के बजाय वह आंखों में आंखें डालकर उसे देख रही थी और यही बात उसे तैस में ला रही थी। उसका बस चलता तो वह उसी वक्त उसे खत्म कर देता। जिसने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई थी वह उसका हाथ कसकर पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता। अनाया मुश्किल से संभलती हुई उसके कंधे से टकरा गई। वह उसे लगभग घसीटता हुआ अंदर ले गया जहां सब लोग मौजूद थे। अब अगर इस कमरे से बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा, तुम मेरे हाथ से मर जाओगी। कमरे में पहुंचकर उसने गुस्से से उसे बिस्तर पर धकेल दिया। बेटी को देखकर सरिता जी की जान में जान आई थी, लेकिन उसका यूं हवेली से भाग जाना सरिता जी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। बेटी का यह कदम उनके लिए सिर्फ शर्मिंदगी का कारण बन गया था। राजवीर अनाया को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि अगर वह वहां और रुकता तो शायद अपने आपे में नहीं रहता और कुछ गलत कर बैठता। उसके जाते ही सरिता जी आगे बढ़ी और अपनी बेटी को सामने खड़ा किया। उनकी आंखों में ऐसा कुछ था कि एक पल के लिए अनाया नजरें झुका गई। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए वह होंठ काटती हुई अपनी माँ को डरी सहमी नजरों से देखने लगी। इन नजरों से मत देखो अनाया, आज तुमने अपनी माँ को जीते जी मार दिया है। आज अगर राजवीर तुम्हें वापस लेकर नहीं आता तो यकीन मानो शाम तक यहाँ से मेरी अंतिम यात्रा निकल जाती। उनके भारी शब्द अनाया के दिल में छुरियों की तरह उतर गए। वह आगे बढ़कर माँ का हाथ थामना चाहती थी, लेकिन सरिता जी ने गुस्से से हाथ झटक दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इतना सब हो जाने के बाद भी राजवीर तुम्हें अपनाने को तैयार है, वरना कोई और उसकी जगह होता तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। क्यों मम्मा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, आजादी के साथ। कौन सी आजादी चाहती हो तुम? सरिता जी ने उसे झकझोरते हुए पूछा। वो लंदन वाली आजादी जहाँ जगह जगह लुटेरे बैठे होते हैं। इज्जत बचाकर हम वहाँ से भागे थे। अगर उस रात तुम्हें वहाँ से लेकर ना आती तो जानती हो ना तुम्हारे और मेरे साथ क्या होता। नहीं जानती ना, तुम कुछ नहीं जानती, तुम कुछ नहीं समझती। काश तुम्हारे अंदर थोड़ी सी अक्ल होती तो तुम इतना गिरा हुआ कदम ना उठाती। सरिता जी उसे लगातार समझा ही रही थी कि बाहर से मजबूत कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने अनाया को एक तरफ बिठाते हुए राजवीर की शॉल उसके ऊपर ठीक से उड़ा दी। यह आखिरी बार है अनाया, मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। शादी हो रही है, इसे चुपचाप स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट करो। उनके कहते ही उसी पल संजय साहब उसे शादी के लिए बुलाने आए। अनाया का मन हुआ कि वह इनकार कर दे। आंखों के सामने राजवीर का चेहरा घूम गया। उसकी गहरी आंखों को याद करते ही अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। संजय साहब ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो एक पल को उसे अपने पिता की याद बहुत शिद्दत से आई। काश वे जिंदा होते तो उसके साथ यह सब ना हो रहा होता। धूमधाम से शादी संपन्न हुई। अनाया को लग रहा था जैसे उसने अपनी सांसें इस हवेली में हमेशा के लिए कैद करवा दी हों। अब राजवीर न जाने उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा, और उसका बैग जिसमें उसका पूरा जीवन था वह भी राजवीर ने अपने कब्जे में ले लिया था। मतलब अब उसकी पूरी जिंदगी यहीं कैद रहने वाली थी। वह कहीं जा नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद बधाइयों का शोर उठा और हवाई फायरिंग हुई। प्रधान राजीव प्रताप की शादी का जश्न मनाया जा रहा था। पूरी हवेली रोशनी से जगमगा उठी। हर तरफ लाइटें थी, लेकिन अनाया का दिल बुरी तरह उदास था। कुछ देर बाद उसे राजवीर के कमरे में पहुंचा दिया गया। वह जैसे जिंदा लाश बन चुकी थी। जो जैसा कह रहा था वह सुनती चली जा रही थी। सबकी नसीहतें उसके कानों में पड़ रही थी, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। उसे तो बस राजवीर का डर खाए जा रहा था। न जाने गांव का प्रधान, गांव में पला बड़ा सख्त मिजाज, उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। रात काफी बीत चुकी थी, लेकिन राजवीर अभी तक कमरे में नहीं आया था। इंतजार करते करते वह थक चुकी थी। सासू माँ ने खाना दिया, जूस पिलाने की कोशिश की, दूध भिजवाया, लेकिन उसने किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। उसके गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसे न जाने क्यों राजवीर का खौफ बुरी तरह जकड़े हुए था। रात के 12 बज चुके थे। किसी ने पलटकर उसकी खबर नहीं ली।
उसे लगा शायद वह कमरे में नहीं आएगा, इसीलिए वह उठी और ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसे तेज चक्कर आए। जिंदगी अचानक पूरी तरह बदल चुकी थी और वह लड़खड़ा रही थी। कमरे में हीटर चालू था, फिर भी उसे ठंड लग रही थी। उसने सारी ज्वेलरी उतार कर एक तरफ रख दी, दुपट्टा भी उतार दिया। तभी राजवीर कमरे में दाखिल हुआ। अनाया की तो जैसे सांस ही रुक गई। उसके हाथ सुन्न पड़ गए। वह बेहद खूबसूरत लड़की, सजी सवरी, अपनी खूबसूरती को और निखारती हुई उसके सामने खड़ी थी। राजवीर ने दरवाजा लॉक किया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसकी ओर आया। बिना पलक झपकाए वह उसे ठहरी हुई नजरों से देख रहा था। ड्रेसिंग मिरर के पास आकर वह खड़ा हो गया और उसे देखते हुए जैसे किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता हो। अनाया को उसके देखने का अंदाज अजीब लगा। वह बहुत गहरी नजरों से उसे देखे जा रहा था। एक शब्द भी ना बोलकर उसकी खामोशी अनाया पर भारी पड़ रही थी। बदलो ना, रुक क्यों गई? वैसे भी कौन सा यह सब तुमने मेरे लिए किया है? राजवीर ने माथे पर बल डालते हुए कहा। और तुम जैसी लड़की से मुझे इससे ज्यादा उम्मीद थी भी नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझ जैसी लड़की मतलब? अनाया के भीतर जैसे आग सी लग गई। एक तो उसे पकड़कर हवेली वापस ले आया, ऊपर से शादी भी कर ली और अब हर बात में उसे नीचा दिखा रहा था, अपनी हर जिद मनवाकर। आखिर वह उसे ऐसे ताने कैसे दे सकता था? तुम जैसी लड़की मतलब तुम जैसी जिसे न अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह है, न खानदान की, न दुनिया की। यह तक नहीं सोचा कि तुम्हारे इस कदम से तुम्हारी माँ पर क्या गुजरेगी। मैंने मना किया था ना मम्मा को आपसे शादी नहीं करनी। उन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, अब क्या हुआ? अब कौन सा रास्ता चुनोगी? तुम्हें क्या लगा तुम भागोगी और प्रतापों से बच जाओगी? तुम कहीं भी जाकर छुपती तब भी तुम्हें ढूंढ निकालता। उसकी बातों पर अनाया खुद को संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन आंसू बह ही निकले। जानती हूँ मेरी किस्मत में गांव लिखा है, यह हवेली, यहाँ के लोग और खासकर आप अब जो चाहें मेरे साथ सुलूक करें। अब तो माँ भी कुछ नहीं कहेंगी। उनका दिल जो दुखा चुकी हूँ, एक बुरी बेटी बन गई हूँ। बताइए मेरी सजा क्या है? वह रोते हुए बिल्कुल उसके सामने आ खड़ी हुई। दोनों के बीच बस 2 कदम का फासला था। उसकी बेबसी देखते ही राजवीर के भीतर जैसे आग भड़क उठी। उसकी दुल्हन खुद सजा के लिए सामने खड़ी थी, तो वह कैसे पीछे रहता? अब तो सजा देना बनता ही था। अचानक उसने उसका हाथ पकड़ लिया और गले से लगा लिया। उससे टकराते ही एक पल को दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। दिलों की धड़कनें एक दूसरे से टकराने लगीं। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि मेरी दी हुई सजा सह सको? उसकी आवाज में सख्ती थी। उसकी इस हरकत से अनाया का दिल बुरी तरह तड़प उठा। मुझे हर सजा मंजूर है। मैं जानती हूँ प्रधान राजवीर प्रताप सजा दिए बिना रुकेगा नहीं। उसकी बात पर राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। अगले ही पल वह झुककर उसके कान के पास बोला, जितनी तुम खूबसूरत हो, काश तुम्हारा दिल भी उतना ही साफ होता और तुम में थोड़ी सी हया होती तो तुम मेरी मनपसंद बीवी बन सकती थी। मैं सारी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में रख देता, लेकिन तुमने खुद को मेरी नज़रों में गिरा दिया। अब शायद तुम कभी उस मुकाम तक ना पहुँच सको जिसकी तुम हकदार थी। यह कहते हुए उसने उससे झटके से छोड़ा। अचानक छोड़े जाने से अनाया लड़खड़ाकर पीछे गिरने लगी। तभी राजवीर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह उसके सीने से टकरा गई। राजवीर ने तुरंत उसे उठाया और बिस्तर की ओर ले गया। वह बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसकी खूबसूरती से नजरें चुराते हुए राजवीर ने झुककर उसके गाल थपथपाए, होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह बेसुध ही रही। उसने उसके चेहरे पर पानी के छींटे डाले तो वह हल्का सा कसमसाई। आंखें खोलने की कोशिश की पर भारी पलकों से खोल ना सकी। सुबह से उसने पानी तक नहीं पिया था। इतनी थकान हो चुकी थी कि बस टूट गई थी। राजवीर ने अपने बालों में हाथ फेरा, पास से पानी का गिलास उठाया, उसे सहारा देकर बैठाया और धीरे धीरे पानी पिलाने लगा। एक ही सांस में उसने सारा पानी पी लिया और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। मैं बेहया नहीं हूँ, मैं किसी के साथ नहीं भागी, मेरा करैक्टर। वह सफाई देने लगी। राजवीर ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। तुम्हारे चरित्र पर जरा भी शक होता
तो मैं तुम्हें खत्म कर देता। उसकी आवाज इतनी ठंडी और सख्त थी कि अनाया दहल कर उसे देखने लगी। आराम करो, वैसे भी आज तुम बहुत भागी हो। यह कहकर वह बाथरूम की तरफ बढ़ गया और उसे गुमसुम छोड़ गया। कैसा इंसान है यह, कितना सर्द और बेरहम। जरा सा प्यार से बात कर ले तो क्या हो जाए, लगता है नजरों से ही निकल जाएगा। जालिम, अनाया ने बड़बड़ाते हुए कहा और चकराते सिर के साथ ड्रेसिंग रूम में चली गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह राजवीर के कंधे पर सिर रख के लेटी थी। धीरे धीरे पलके उठाकर उसके चेहरे को देखने लगी। उसका एक हाथ अनाया के ऊपर था और उसने राजवीर का हाथ हटाने की कोशिश की तो उसने करवट लेकर उसे और जोर से पकड़ लिया। वह बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। तभी अपनी तरफ उठती निगाहों को महसूस करते हुए राजवीर ने नींद से बोझल पलकें खोल दी। उसी पल अनाया ने अपनी आंखें मूंद ली और सोने का नाटक करने लगी। राजवीर ने उसके मासूम और दिलकश चेहरे पर एक नजर डाली। काश जितनी तुम दिखने में मासूम हो उतनी तुम सच में भी होती। वह मन ही मन सोचता हुआ अपना हाथ अनाया के ऊपर से हटा ले गया और धीरे से उसका सिर अपने कंधे से हटाकर तकिए पर रखने लगा। अनाया जो सांस रोके हुए थी, एक पल को राजवीर को लगा कि वह सो नहीं रही, जाग रही है और सोने का नाटक कर रही है। राजवीर की आंखों में चमक उभरी। अब उस ड्रामे का ड्रॉप सीन करने वाला था। वह बहुत आराम से उसके चेहरे के पास आया और उसका चेहरा निहारने लगा। अनाया घबराई हुई थी। अब उसकी इस शरारत का राजवीर पूरा फायदा उठाने वाला था। जरा सा झुकते हुए उसके गाल को छुआ। दूसरी तरफ अनाया ने सांस तक रोक ली। बहुत नाजुक हो तुम, मुझ जैसे सख्त आदमी को झेलना तुम्हारे बस की बात नहीं, वह उसके कान में बोला। अनाया ने झट से आंखें खोल दी तो वह उसके गाल पकड़ के खींचते हुए पीछे हट गया। अनाया सहम गई पर राजवीर ने परवाह नहीं की। वह गाल पर हाथ रखे उसे देखती हुई उठ बैठी। ऐसे क्या देख रही हो, सजा है? वह उठ खड़ा हुआ, बालों को सेट करता हुआ बोला। किस बात की सजा? वह नासमझी से उसे देखते हुए पूछ बैठी। फिर कभी बताऊंगा, उठो और फौरन सावर लो। वह एकदम संजीदा हो गया। इतनी ठंड में कौन सावर लेता है? वह मुंह बनाती हुई वापस कंबल में घुस गई तो राजवीर ने तिरछी नजरों से उसे देखा। लंदन जैसे शहर में पली बड़ी हो, इतनी मासूम तो नहीं कि यह भी ना जानो कि पति पत्नी शादी की पहली सुबह सावर क्यों लेते हैं। इस बार वह साफ लफ्जों में बोला और उसे ब्लश करने पर मजबूर कर गया। हमारा जरूरी नहीं है, वह हकलाते हुए बोली। तो जरूरी बना दूं? वह अपनी शर्ट मोड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा तो वह झट से बेड छोड़कर दूसरी तरफ जा खड़ी हुई। मैं जा रही हूँ, कहते हुए वह जल्दी से कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गई। राजवीर ने सिर झटका और मोबाइल पर अपने मुंशी से बात करने लगा, जिसने आज एक खास पंचायत की सूचना दी थी। उसकी डिटेल लेते हुए वह कॉल बंद ही कर रहा था कि बाथरूम से अनाया की चीख सुनाई दी। राजवीर एकदम परेशान हो गया। क्या हुआ अनाया, आर यू ओके? वह दरवाजे के पास खड़ा चिंता से पुकारने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अनाया, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, वह झुलझुलाकर बोली। फिर चिल्लाई क्यों? वह वहीं खड़ा पूछता रहा। गलती से ठंडे पानी का टैप खोल दिया, उसने जवाब दिया। राजवीर उसकी बेवकूफ़ी पर सिर झटकता हुआ पीछे हटा। ध्यान रखा करो, कहीं सुबह सुबह जंगली बिल्ली बर्फ में कैद होकर शहीद ना हो जाए और इल्जाम मुझ बेचारे पर आ जाए कि बीवी को मार दिया। वह बाहर खड़ा ऊंची आवाज में तंज कस रहा था, जबकि अनाया ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। सुबह होते ही हवेली में औरतों का तांता लग गया। सब अनाया की मुंह दिखाई के लिए आ रही थी और हर कोई उसकी तारीफ किए जा रहा था, उसकी खूबसूरती के किस्से गा रहा था। अनाया सबको मुस्कुराकर जवाब दे रही थी कि अचानक मेघा को देखते ही उसके होठों की मुस्कान सिमट गई। मेघा का चेहरा भी बिल्कुल सपाट था। वह धीरे धीरे एक कदम बढ़ाकर उसके पास आई। कैसी हो? रात कैसी गुजरी? उसके लहजे में ऐसा कुछ था कि अनाया का जी चाहा वहीं एक जोरदार थप्पड़ जड़ दे, मगर सबके सामने वह ऐसा नहीं कर सकती थी। वह चुप रही, बस यही सोच रही थी और सामने खड़ी मेघा जैसे उसकी सोच तक पड़ गई थी। यू नो, तुम सिर्फ सोच सकती हो, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। वैसे तुम्हें यहाँ से भाग जाने के बाद वापस नहीं आना चाहिए था।
ऐसे में तुम बहुत बड़ी लूजर लग रही हो। वह उसके पास बैठती हुई ऊपर से मुस्कुराकर बात कर रही थी, जबकि दूर से देखने वालों को अंदाजा भी नहीं था कि दोनों एक दूसरे के खून की प्यासी बनी बैठी हैं। क्या कर सकती हो तुम? इससे ज्यादा बुरा क्या होगा कि मुझे रात के अंधेरे में हवेली से भगा दिया गया। कितनी सेल्फिश हो तुम। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? अनाया ने उसे सख्त नजरों से घूरते हुए कहा। अपना मुंह बंद रखो, वरना राजवीर से कहकर ऐसा हाल करवाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। वह उसे धमका रही थी तो अनाया ने नाक से मक्खी उड़ाई। वो मुझे क्या कहेंगे? रात हमारी बहुत प्यार से बीती है। वह तो मेरी खूबसूरती के आगे चुटकियों में ढेर हो गए। अनाया की बात पर मेघा के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम झूठ बोल रही हो। राजवीर इतना कमजोर नहीं कि एक ही रात में तुम्हें अपना ले। वह जैसे खुद को दिलासा दे रही थी और अनाया चेहरे पर हाथ रखकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की खनक अंदर आते राजवीर ने भी सुन ली और एक पल को ठिठक गया। काश मेरे पास कैमरा होता, वीडियो बनाकर दिखाती कि राजवीर किस तरह मुझ पर लट्टू थे। उसके कान के पास झुककर कहते हुए अनाया ने मेघा को और भड़का दिया। यू आर। मेघा गुस्से से उठ खड़ी हुई। अनाया को राजवीर के वही शब्द याद आ गए जब उसने भी उसे गलत लड़की कहा था और वह एकदम खाली सी हो गई। तभी स्टेज की तरफ आते राजवीर ने मेघा के शब्द सुन लिए थे। उसके माथे की नसें फूल गईं। अपनी जुबान को लगाम दो मेघा, राजवीर ने पास आकर सख्त लहजे में कहा। तो मेघा मुंह लटकाए नीचे उतर गई। उसी वक्त घर की औरतें आईं। सब नए जोड़े को साथ देखने की इच्छुक थीं। दोनों एक दूसरे के पास बैठे एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और सबने उनकी जोड़ी की खूब तारीफ की। राजवीर जब उसके सर पे दुपट्टे को देखकर हल्की मुस्कान में आया तो अनाया की नफरत में दरार पड़ गई। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने इस शख्स को कितना गलत समझा था और आज उसने उसके लिए स्टैंड लिया, वरना जो कल हुआ था उसके बाद वह किसी नरमी की उम्मीद नहीं कर रही थी। फिर भी वह उसके लिए नरम दिल साबित हुआ था और अनाया के दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। वह हल्की मुस्कान में डूब गई। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेघा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। मैंने क्या किया है? राजवीर गहरी सांस भरते हुए बोला। आप पर पहला हक मेरा था। राजवीर, आपने कैसे उस लंदन से लौटी लड़की को दे दिया? वह उसके कॉलर तक पहुंचने ही वाली थी कि राजवीर ने उसकी दोनों कलाइयों को सख्ती से पकड़ लिया। अपने ऊपर काबू रखो मेघा, वरना कॉलर तक पहुंचने वाले हाथ राजवीर प्रताप तोड़ देता है। मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैं ये सब कैसे सहूं? यह सोचकर कि आपने खुद को उस लड़की के हवाले कर दिया है, उसे अपना लिया है, मैं मर जाती हूँ। वह रो रही थी। मेघा, तुम अच्छे से जानती हो ये शादी किन हालात में हुई है और अब इस तरह मसला खड़ा करने का कोई मतलब नहीं। वह माथे पर बल डालकर बोला। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करूँगा। तुम्हारा सब कुछ एक तरफा है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वह एकदम राजवीर के गले से लग गई। राजवीर ने एक पल उसे देखा जो हिचकियों से रो रही थी। उसे पीछे हटाने ही वाला था कि उसकी नजर सामने खड़ी अनाया पर जा ठहरी। उसकी आंखों में अविश्वास था। इतना बड़ा धोखा! वह बिना कुछ कहे वापस पलट गई। जो वह सोच रही थी कि इस जबरदस्ती के रिश्ते को एक मौका देगी, सब खत्म हो गया था। वह कैसे मौका देती एक ऐसे आदमी को जिसकी जिंदगी में पहले से कोई और थी और जिस रिश्ते में उसे जबरदस्ती ठूसा गया था। अनाया को अपना वजूद बेमोल लगने लगा, जिसे न माँ अपनाना चाहती थी और न पति के लिए वह चाही हुई थी। इन्हीं सोचों में वह कुछ भी कर बैठने के हालात में थी। राजवीर जब कमरे में आया तो ड्रेसिंग मिरर के पास खड़ी अनाया एक अजीब सी हालत में अपनी चूड़ियां उतार रही थी। राजवीर के होंठ भींच गए। वह नहीं चाहता था कि अनाया को यूं सब पता चले, मगर अब संभालना मुश्किल हो गया था। अनाया प्लीज, राजवीर, मुझे कोई झूठ नहीं सुनना। आपने और मम्मी ने साबित कर दिया कि मैं एक बेमोल वजूद हूँ। न आपको कभी माफ करूंगी न मम्मी को। वह उसके सीने पर उंगली ठोकते हुए तेज लहजे में बोली, फिर बिस्तर की तरफ बढ़ी और पलटकर कहा, और हाँ, मुझे अपने सिर गुनाह लेने का कोई शौक नहीं।
वैसे ही बहुत आरोप थोपे गए हैं। आप अपनी पहली पसंद के पास जाइए और उसे उसका हक दीजिए, वरना आने वाले वक्त में ये गुनाह भी मेरे ही हिस्से आ जाएगा। वह कितनी तड़प से बोली थी, यह राजवीर प्रताप उसके लहजे में समझ सकता था। अनाया बिस्तर पर लेटी थी, कंबल सर तक खींच लिया था और राजवीर वहीं खड़ा रह गया। दोनों उस रात एक दूसरे से दूर होकर सो रहे थे, जबकि इसी रात के लिए दोनों ने न जाने क्या क्या सोचा था। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अनाया ने भारी दिल के साथ आंखें मूंद ली और करवट बदल ली। उसी पल राजवीर ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया। वह एकदम सख्त हो गई। वह उसकी इस हिम्मत पर हैरान थी। अनाया ने दांत भींचे, उसकी ओर मुड़ी और उससे हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन पकड़ और सख्त होती चली गई। अनाया ने थरथराते हुए उसकी तरफ मुंह मोड़ा तो उसकी आंखों में एहसासों का समंदर था। एक पल को वह भी घबरा गई, फिर अगले ही पल गुस्से से उसे घूरने लगी। हाथ छोड़िए राजवीर साहब, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसका यह प्यारा सा गुस्सैल अंदाज और उसी लहजे में राजवीर साहब कहना राजवीर को अजीब सी खुशी में डाल रहा था। और अगर ना छोड़ूं तो वह उसके और पास आने लगा। क्यों पास आ रहे हैं? हमारे बीच ऐसा कोई दिल का रिश्ता नहीं है कि हम एक दूसरे के पास आए। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने लगी। जब पास आएंगे तभी तो दिल का रिश्ता बनेगा, और फिर मोहब्बत का भी। एक पल को वह चुप हो गई। आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, वह बेयकीनी से बोली तो राजवीर ने उसके होंठों पर अपने हाथ रख दिए। उस पल को महसूस करते ही उसका मन कांप उठा। कल इतना कुछ हुआ, क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? क्या जबरदस्ती की? चाहता तो गुस्से में सजा देने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया। फिर इल्जाम क्यों? आपने मुझसे झूठ बोलकर शादी की, आपने अपनी पहली पसंद छुपाई। क्यों? वह रोते हुए उसका कॉलर पकड़ गई, वही कॉलर जिस पर कुछ देर पहले मेघा का हाथ पड़ा था और जिसे उसने खुद रोक दिया था। और अब यही लड़की कितनी बेधड़क उसका गिरेबान पकड़कर सवाल कर रही थी। क्या यह सब इस बात का सबूत नहीं था कि वह उसके लिए कितनी अहम थी? हाँ, छुपाया, यह गलत था, लेकिन यह तुम्हारी मम्मी सरिता जी के कहने पर हुआ, वरना मैं नहीं चाहता था कि तुमसे कुछ छुपे। यह कहते हुए उसने उसके हाथ अपने कॉलर से हटाए, तकिया पलंग के सिरहाने टिकाया और खुद को थोड़ा पीछे किया, फिर उसे अपने गले से लगा लिया। क्या मतलब? मम्मी जानती थी? वह अविश्वास से बोली। राजवीर ने सिर हिलाया और बोला, तुम्हारे पापा अमर साहब का पूरा बिजनेस लंदन में उनके ही दोस्त ने अपने नाम पर कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तुम्हारी मम्मी से तुम्हारा हाथ भी मांग लिया था ताकि तुम्हें और उन्हें वहां छत दे सके। जब सरिता जी ने मना किया तो वह धमकियों पर उतर आया। सब कुछ छीन लेने के बाद उसकी नज़र तुम पर थी। इतने साल वहां रहने के बावजूद कोई कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वह बहुत ताकतवर आदमी था। तब मजबूरी में उन्होंने हमसे संपर्क किया और मदद मांगी। तुम्हारा और आंटी का लंदन से बाहर आने तक का सारा इंतजाम किया ताकि तुम सुरक्षित यहाँ पहुँच सको। चलो मान लिया सब कुछ मम्मी के कहने पे किया, लेकिन इस सब में मेरी शादी क्यों करवाई गई आपसे? इसकी क्या लॉजिक है? वो भी इस सूरत में जब आप पहले से किसी और को पसंद करते हैं और यकीनन उससे मोहब्बत भी होगी। यह सुनकर राजवीर प्रताप अपनी उमड़ती हंसी को काबू नहीं कर सका। मजाक मत बनाएं, मेरे सवाल का जवाब दें। अनाया ने उसके कंधे पर हल्का थप्पड़ मारते हुए कहा, इसका जवाब अपनी मम्मी से ले लेना। आप बता दें, आपको तो सब कुछ पता होगा क्योंकि आप तो प्रधान है ना। इस बार तंज भरा सवाल था, सबके लिए, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। राजवीर उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोला, क्या तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया था? क्या एक प्रधान को कोई मजबूर कर सकता है? उल्टा ही सवाल कर दिया। अनाया किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। थक हार कर उसने खुद पीछे हटना मुनासिब समझा ताकि सुबह मम्मी से जवाब ले सके। छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। उसने खुद को छुड़ाते हुए पीछे हटना चाहा, नहीं हट सकता। उसके खतरनाक तेवर देखकर अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। अनाया ने सख्ती से कहा, छोड़ो, क्या तुम चाहती हो कि मैं जबरदस्ती अपना हक लूं? जाओ और उस मेघा को हक दो। अनाया ने परेशान होते हुए कहा, सच में तुम चाहती हो कि मैं उसके पास जाऊं?
राजवीर का अंदाज संजीदा हुआ। अनाया का दिल सुकड़ा। यही सच है, वह मुझसे पहले आई है और मनचाही भी वही होगी। मैं तो जबरदस्ती शामिल हुई हूँ, उसने उदासी से कहा। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जाऊं? उसके फिर पूछने पर चेहरा छुपा लिया और वो रो पड़ी। मुझे बटी हुई चीजों से हमेशा से नफरत रही है और मुझे पति ही बटा हुआ मिल गया। वह रोते हुए राजवीर को मासूम सी लगी। एक बात कहूँ, यकीन करोगी? उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से बोला। तुम्हें नहीं बांटना पड़ेगा, तुम्हारा पति। वह पूरे यकीन से कह रहा था। भरोसा रखो, तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की सिर्फ तुम ही हो। और वह मेघा? उसने आंसू पोंछते हुए पूछा। मेघा मुझे पसंद करती थी, लेकिन मैंने उसे कभी भी पसंद नहीं किया और ना ही उससे कभी शादी करने की बात कही। उसकी पसंद एक तरफा है। मेरे दिल में उसके लिए कोई भी मोहब्बत से जुड़े जज्बात नहीं हैं। फिर कैसे वह मनचाही हो सकती है? मनचाही तो वह होती है जिसे दिल ने कबूल किया, और मैंने तुम्हें कबूल किया है। उसकी बातें अनाया के दिल पर ठंडी फुहार की तरह बरस रही थी। इस बार राजवीर ने उसके कंधे पर सिर रखा। मुझे यकीन दिलाएं, अब आप सिर्फ मेरे बन के रहेंगे और वह आपके पास नहीं आएगी, जैसे वह कुछ देर पहले आपके गले से लगी खड़ी थी। अनाया को वह मंजर चाहकर भी नहीं भूल रहा था। तुम्हारे अलावा किसी को पास आने की इजाजत नहीं दूंगा। अब आ जाऊं तुम्हारे पास? कल से वह खुद को रोके हुए था। यह अलग बात थी कि उसका अंदाज अजीब सा चिड़चिड़ा हो गया था। उसके पहनने ओढ़ने पर वह अक्सर टोकता रहता था, क्योंकि लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती पर दुनिया का कोई मर्द नजर डाले, यह राजवीर को कतई मंजूर नहीं था। इसी वजह से वह खींचता, गुस्सा करता और उसे एहसास ही नहीं हुआ वो कब अनाया को पसंद करने लगा। जब शादी तय हुई तो जैसे उसके दिल की मुराद पूरी हो गई, लेकिन ऐन वक्त पर अनाया का भाग जाना उसके गुस्से में और आग घोल गया। उस पल राजवीर प्रताप का दिल चाहता था कि जैसे किसी मुजरिम को सजा दी जाती है उसे भी दे, मगर सामने उसकी मोहब्बत थी। वह उसे सजा कैसे देता? उसने शादी तो कर ली पर सजा न दे सका। हर कोई राजवीर को जालिम और सख्त समझता था, मगर कोई यह क्यों नहीं समझता कि राजवीर के सीने में भी दिल है, जो धड़कता है, जो चाहत मांगता है, जिसे बस दो लफ्ज मोहब्बत के चाहिए। अनाया भी अब राजवीर को पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे रात बीतती चली गई और राजवीर ने अपनी मनपसंद पत्नी को अपने जज्बातों की डोर में बांध लिया। उधर मेघा आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसने रात को जो गलतफहमी राजवीर और अनाया के बीच पैदा की थी, उसके बाद उसे पूरा यकीन हो गया था कि ना राजवीर अनाया के पास जाएगा और ना अनाया उसे अपने पास आने देगी। और अब यह राज भी खुल चुका था कि मेघा ही राजवीर प्रताप की पहली पसंद है। वह खुशी खुशी नौकरानियों के साथ मिलकर नाश्ते की तैयारी करवा रही थी और बेसब्री से राजवीर और अनाया के आने का इंतजार कर रही थी। तभी दोनों सीढ़ियों से उतरते दिखाई दिए। दोनों के चेहरे पर एक प्यारा सा नूर था। अनाया शर्म से बार बार नजरें झुका रही थी और राजवीर का हाथ उसके हाथ में था। जिस तरह दोनों कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, मेघा वहीं ठिठक गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर खुद को संभालने के लिए उसने चेहरा फेर लिया और बाकी सब भी नाश्ते की टेबल पर आ चुके थे। पूनम जी ने अपनी मेघा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। नाश्ता खत्म होते होते पूनम जी ने बहादुर प्रताप दादाजी की तरफ देखकर बहुत संयम से बात शुरू की, तो सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। दादाजी बोले, हाँ पूनम, क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। कुछ पल के लिए वहां गहरी खामोशी छा गई। फिर पूनम जी ने कहा कि मेघा के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दीजिए। मेघा राजवीर की मुंशी की बेटी थी। मुंशी इसी हवेली में सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे और मेघा बचपन से ही घर वालों के साथ घुल मिल के रही थी। दादाजी बोले, क्या यह फैसला तुम अपनी मर्जी से ले रही हो? मेघा से भी एक बार पूछ लो। यह सुनकर अनाया के पेट में मरोड़ उठी, मगर उससे पहले कि वह कुछ कहती, राजवीर ने उसका हाथ थामकर चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि उसके घर में बड़ों की बात में छोटों को तब तक बोलने का हक नहीं होता जब तक उनका बोलना जरूरी ना लगे।
पूनम जी ने एक नज़र मेघा पर डाली और दूसरी अनाया पर डाली जो राजवीर के साथ बैठी थी। फिर गहरी सांस लेकर बोली, दादाजी, यह सब किस्मत के खेल हैं। इतने सालों से मेघा यहाँ रह रही, लेकिन दोनों कभी ढंग से बात भी नहीं कर पाए। वो राजवीर को पसंद करती थी, उसका दिल दुखा है। उसे इस दुख से निकलने के लिए उसके पास भी कोई होना चाहिए। इसीलिए एक अच्छा सा रिश्ता तलाश कर उसकी शादी कर दी जाए। दादाजी एक पल को बिल्कुल खामोश हो गए। मेघा तेज कदमों से अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ गई। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने राजवीर को पाने के लिए कितनी कोशिशें की थीं। अनाया को हर तरह से उसकी नज़रों में गिराने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसे बहकाकर हवेली से भगा भी दिया। लेकिन आखिर में हुआ क्या? राजवीर अनाया का होकर रह गया। इंसान की साजिशें वक्त के साथ बढ़ती जरूर हैं, लेकिन अक्सर वही इंसान अपनी ही साजिशों का शिकार बन जाता है और आज के दौर में यही सब तो होता आ रहा है। पूनम जी मेघा के कमरे में पहुंची तो उसे फूट फूट कर रोते हुए पाया। उन्होंने मेघा को गले से लगाया तो वह और भी जोर से रो पड़ी। बेटी, मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हारी भलाई के लिए कहा। क्या तुम ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बिता सकती हो जो किसी और से प्यार करता हो? इतने सालों तक तुमने राजवीर को पाना चाहा, लेकिन मैंने कभी उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वह चाहत नहीं देखी जो मैंने एक ही रात में अनाया के लिए देख ली। जबरदस्ती किसी के दिल में मोहब्बत पैदा नहीं की जा सकती। तुम्हें ये सच स्वीकार करना होगा। मैं किसी तरह की ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना तुम्हारे साथ और ना ही उसके साथ। और यही वजह है कि आज मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात रखी। सबने आसानी से मान लिया, क्योंकि सच यही था कि दिल से सब यही चाहते थे। इसीलिए बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जहाँ हमारी कदर ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं राजवीर की माँ हूँ, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूँगी। मैंने बचपन से तुम्हें देखा है, तुम मेरी बेटी के जैसी हो। मेघा ने रोते हुए कहा। आप ठीक कह रही हैं आंटी, चाहे जितनी कोशिश कर लो, जो हमारे नसीब में होता है वही मिलता है। पूनम जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन बेटा, यह भरोसा रखो कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। हो सकता है राजवीर से कोई बेहतर हो तुम्हारे नसीब में। आंटी की इस बात ने मेघा के दिल को कुछ सुकून दिया और वह उनसे लिपट गई। अनाया ने अपनी माँ से कहा कि राजवीर ने आपका लंदन से यहाँ आने का सच बता दिया है और अब आप सच सच बताएं कि आपने मेरी इच्छा के खिलाफ जाकर राजवीर से मेरी शादी क्यों करवाई। तब उसकी माँ ने बताया कि लंदन में तुम्हारे पापा के दोस्त बहुत पावरफुल शख्सियत थे। तुम्हारे पिता के मरते ही उन्होंने उनका पूरा बिजनेस हड़प लिया और वह मुझे ब्लैकमेल करके तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाना चाहते थे, जिससे हमारी हवेली भी उन्हीं के पास चली जाए, क्योंकि तुम्हारे पापा उस हवेली को तुम्हारे नाम पर लिख कर गए थे। वो लोग बहुत गलत थे, इसीलिए तुम्हें उनसे बचाने के लिए मैंने यह फैसला किया। राजवीर बहुत अच्छा लड़का है। उसके दादाजी ने उससे कहा कि तुम अनाया से शादी करोगे तो उसकी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन राजवीर ने तुम्हारी हवेली अपने नाम नहीं करवाई। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि यह हवेली तुम्हारे नाम पर ही रहेगी। वह कहीं ना कहीं तुम्हें पसंद करने लगा था, वरना कोई भी उससे जबरदस्ती तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता था। और राजवीर ने सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी ली। उसने कहा आंटी अकेली हो जाएंगी अनाया की शादी के बाद, तो जब उनकी हवेली की देखरेख हम करते हैं तो वो भी हमारे साथ ही रहेंगी। यह सुन के अनाया के दिल में राजवीर के लिए इज्जत और बढ़ गई। पूनम जी ने मेघा को भी शादी के लिए राजी कर लिया था और उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए गए थे। मेघा अब ज्यादातर अपने क्वार्टर में ही बनी रहती थी। वह हवेली बहुत कम आती थी। सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। उधर राजवीर तैयार हो रहा था। परफ्यूम लगाते हुए अनाया ने शीशे में उसे देखा तो खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, प्रधान साहब, आप पंचायत में जा रहे हैं या किसी के साथ डेट पर? उसकी ब्लैक शर्ट, ट्राउजर, बूट्स में वह कुछ ज्यादा ही आकर्षक लग रहा था और यह देखकर अनाया के पेट में हल्की सी मरोड़ उठी। राजवीर पलटकर अपनी जंगली बिल्ली को देखने लगा। उसकी भौंहें उठी और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बीवी इनसिक्योर महसूस कर रही है? वह परफ्यूम की बोतल रखते हुए उसके पास आ गया। अनाया झट से बोली, जी नहीं,
1 महीने बाद ही मेघा की शादी उसके पिता के करीबी दोस्त के बेटे से हो गई थी। लड़का अच्छी पोस्ट पर था और मेघा भी अब अपनी नई जिंदगी में खुश थी और शहर पहुंच गई थी, जबकि राजवीर के दिल में अनाया के लिए प्यार दिन ब दिन और गहराता जा रहा था। अब तो वह इश्क की हदों को भी पार करने को तैयार था। अगर प्रधान की बीवी इनसिक्योर नहीं है तो शायद वह पॉजेसिव हो रही थी। राजवीर उसकी तरफ झुका। वह बेड के सहारे गुलाबी ड्रेस में बैठी थी और खुद भी कम नहीं लग रही थी। अनाया ने उसके कॉलर का बटन छेड़ते हुए कहा, मुझे आपसे एक बात करनी है। राजवीर उसकी खूबसूरत सूरत को देखता हुआ बोला, बोलो। वह बोली, देखिए, मेघा की शादी को अभी 1 महीना हुआ है और वह प्रेग्नेंट हो गई है। हमारी शादी को 3 महीने हो गए हैं। अनाया बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि वह शर्म और झिझक से चुप हो गई। राजवीर थोड़ा पीछे हटा और प्यार से उसके गाल पकड़ते हुए बोला, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इन बातों के लिए। इन सब के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। राजवीर ने उसका दाखिला एक अच्छी यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। राजवीर ने अनाया से कहा, वो घर में आराम से वैसे रह सकती है जैसे लंदन में रहती थी, लेकिन ये गांव है तो जब बाहर निकले तो साड़ी या सूट में ही निकले, क्योंकि इस गांव में उसके कई दुश्मन हैं जिनकी नज़र अच्छी नहीं है। वो चाहता था अनाया खूब पढ़े और एक बड़ी अधिकारी बन जाए, जिससे उस पर कोई भी बुरी नज़र डालने से पहले कई बार सोचे और फिर वो अपनी मर्जी से बाहर आ जा सके और पहन ओढ़ सके, जिससे वह अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जी सके। गांव में कोई उसके ऊपर उंगली न उठाए और अनाया चाहती थी कि उसके बच्चे हों। अब यह वक्त तय करेगा कि किसकी ख्वाहिश पहले पूरी होगी। आपको क्या लगता है कि अनाया की ख्वाहिश पहले पूरी होनी चाहिए या राजवीर की? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं केवल कहानी को दर्शाने के उद्देश्य से दिखाई गई हैं। इस कहानी का किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं बल्कि सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य से भी बनाई गई है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।